मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं इस लेक्चर की। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके 3 एग्जांपल लिए थे, उसमें से 2 में हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था और एक जो लास्ट एग्जांपल नंबर शायद 11 था उसमें हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया था। और बहुत ही इजी मेथड भी है। तो उसमें क्या करना है, जो वेरिएबल है उसको सिंपल सेपरेट करना है, बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके डिग्री और ऑर्डर सिर्फ एक ही रहने वाला है। तो जनरल सॉल्यूशन में हमें सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा। ओके, एक ही आर्बिट्ररी। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की तो उसमें क्या है, तो उसमें इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई होंगी। तो x और y दोनों की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में रख दो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू, और उसको वापस जनरल सॉल्यूशन में रख दो। तो वहां पे c जो है वो चला जाएगा, उसकी जगह पे फिक्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने वाला नहीं है। चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे हम लेने वाले हैं एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 लिखते आगे। चलो, तो यहाँ पे क्या है, बहुत बढ़िया सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 whose differential equation is x into dy is equal to 2x square plus 1 into dx। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है हमारे पास, लेकिन उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन, वो इक्वेशन किसी कर्व का होगा, और वो जो कर्व है वो 1 1 में से पास होता है। तो मतलब उस कर्व, वो इक्वेशन वो 1 1 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहां पे अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं, y की जगह पे 1 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होने वाली है। तो वहां पे ये कंडीशन इनडायरेक्टली ये क्या है, इनिशियल कंडीशन। तो वहां पे हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसमें ये कंडीशन का यूज करेंगे और हम फाइंड करने वाले हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू। ओके, बाद में वो c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में रख दो। तो वो हमारा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मींस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व। चलो, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, हियर x into dy is equal to 2x square plus 1 into dx। देखो यहाँ पे x के साथ dy है तो मजा नहीं आएगा। x को ले जाओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हो गया जाएगा 2x square plus 1 अपन x dx। क्या करने वाला है यहाँ पे, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और साथ में यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2x स्क्वायर अपन x, देन वी गेट 2x ओनली प्लस 1 अपन x dx। ओके, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y, इंटीग्रेशन ऑफ x विच इज x स्क्वायर बाई 2, और जो 1 अपन x है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x। ओके, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या आएगा c। ओके, यहाँ पे 2 चला जाएगा तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। ओके, तो ये अभी हमारा फाइनल इक्वेशन मिला नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, दैट मींस दिस इक्वेशन, दिस कर्व। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, विच इज पासिस थ्रू पॉइंट, passes through point 1 1, therefore 1 implies, now I put x is equal to 1 and y is equal to 1, put here y is equal to 1, x is equal to 1 plus
log मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस, और हम यहां पे हम जानते हैं log मॉड्यूलस ऑफ 1 विच इज ऑलवेज 0, और यहाँ पे 1 भी चला जाएगा तो यहाँ पे हो गया c की वैल्यू 0। तो c की वैल्यू आप कहां पे रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1। तो therefore 1 implies y is equal to x square plus log modulus of it, which is equation which is required equation of curve। ओके, जो कर्व हमें चाहिए था उसका ये इक्वेशन है और बहुत इजी भी है। चलो अगला एग्जांपल नंबर 13, और वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है, और 14 नंबर बहुत ही बढ़िया है। चलो 13 नंबर की बात करते हैं। चलो 13 नंबर क्वेश्चन में लिख लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 30 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ को, बिल्कुल इसी टाइप का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ को passing through the point कौन सा पॉइंट है? -2 3 गिवन दैट, बहुत अच्छा है, गिवन दैट द स्लोप of the tangent to the curve at any point x y is 2x upon y square। देखो यहाँ पे कुछ नया है, ये पॉइंट की तो बात हो चुकी है कि जो कर्व है वो पॉइंट में से पास होएगा, तो इस टाइप का काम हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नया है, क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज 2x upon y square। तो स्लोप मतलब क्या है? dy by dx, हम चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। स्लोप मतलब याद रखो dy by dx। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, हियर स्लोप इज इक्वल टू dy by dx, लेकिन स्लोप कौन सा है? 2x upon y square। dy by dx इज इक्वल टू 2x upon y square। नाउ सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो y स्क्वायर को रख देता हूं dy के साथ, तो y स्क्वायर इंटू dy is equal to 2x into dx। Now I apply integration here, then integration y square into dy equal to integration 2x dx plus, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब by 3 प्लस is equal to 2 as it is integration of x which is x square by 2। ओके, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे c बाद में आएगा प्लस, तो यहाँ पे ये 2 चला गया। ओके, तो हमें क्या मिला? y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, इसको बोल देता हूं मैं 1 नंबर। ओके, दिस कर्व, बट हियर गिवन दैट this curve passes through the point -2 3, then I put x is equal to -2 here and y is equal to 3 in equation number 1। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं which passes through point -2 3, then I put x is equal to -2 and y is equal to 3 here, 3 क्यूब। ओके, y की जगह पे क्या रखने वाला हूं? 3
3 क्यूब 27 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस c। ओके, यहाँ पे 27 डिवाइड बाय 3 9 3 27 इक्वल टू 4 प्लस c। 4 को ऑपोजिट साइड पे ले जाओ तो 5 इज इक्वल टू मिल गया c। तो यहाँ पे हमें c जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिल गई, सिर्फ क्या है 5। तो ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो 1 इम्प्लाइज y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, बहुत ही इजी सम है 13 नंबर। बात करने वाला है 15 नंबर के सम की, वो भी बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया सम है, देख लेते हैं। चलो, कौन सा सम? एग्जाम्पल नंबर 14, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 14। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। प्रिंसिपल increases continuously, at the rate 5%, at the rate 5% per year, 5% per year. In how many years? In how many years? Rupees 1,000. Rupees 1,000. Double itself. Double itself. तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, बाद में दूसरा कुछ काम करने वाला है। ओके, चलो तो यहां पे क्या है? इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट 5% पर ईयर। तो जो बैंक में हम पैसे रखते हैं, रुपये रखते हैं, तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट यहां पे क्या है 5% पर ईयर। तो अगर हमने आज 1,000 रुपीज रख दी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा 5%। ओके, 5% उस पे इंटरेस्ट है। ओके, तो वो 1,000 रुपीज 2,000 कितने समय में होने वाला है, कितने टाइम में होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टी की वैल्यू। लेकिन कब? जब प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 से 2,000 हो जाए तब। ओके, चलो यहां पे स्टार्ट करता हूं। सब बहुत ही इजी है। चलो तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं। लेट P बी द प्रिंसिपल। लेट P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम P। एट एनी टाइम P। और हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? देखो, प्रिंसिपल में जो चेंज होता है वो कितना चेंज होता है 5%। तो यहां पे हमें क्या है, क्या दिया हुआ है? यहां पे हमें दिया है dp/dt। मतलब प्रिंसिपल में कितना चेंज होता है? तो 5% ऑफ p। 5% ऑफ p, दैट मीन्स dp/dt is equal to 5/100 into p, that means 1/20 into 1/20 into यहाँ पे क्या है p। अब ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे dp है, तो ये जो p है यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो dp डिवाइड बाय p इज इक्वल टू 1/20 और dt यहाँ पे
अब क्या, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन इंटीग्रेशन dp by p is equal to 1/20 which is constant, then I take outside integration 1 dt. now बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है 1/p, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log p 1/20, और यहाँ पे 1 है उसका इंटीग्रेशन t और सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको मैं 1 बोल देता हूं। और यहां पे हमें c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, बाद में c की वैल्यू फाइंड करके बाद में हमें t की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब देखो यहां पे जो पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1000, तो कौन से टाइम पे, तो यहां पे हम टाइम 0 ले सकते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 1000, तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। देखो यहां पे एट टाइम t is equal to 0, p is equal to 1000, then 1 implies यहाँ पे p की वैल्यू रख दो log 1000, और t जो हमारा है 0 प्लस, तो हमें c की वैल्यू मिल गई log 1000। तो ये जो c हमें मिला, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं, तो 1 implies क्या हो जाएगा log p इज इक्वल टू t बाय 20 प्लस log 1000। ओके, चलो अब log 1000 है, ये ऑपोजिट साइड पे रख देता हूं मैं, तो यहां पे हो जाएगा log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू t बाय 20, और हम log फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर log m माइनस n है तो ये n को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, देखो, तो therefore log p अपन 1000 इज इक्वल टू t बाय 20, इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2। अब क्या है, तो अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डबल हो चुका है, मतलब p की वैल्यू हो गई है 2000। ओके, तो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहां पे लिखता हूं, नाउ p इज इक्वल टू ₹2000। Okay, then we put this value in equation number 2. Then 2 implies log 2000 divided by 1000 is equal to t by 20. Okay, so log 2000 upon 1000 we get log 2 only is equal to t divided by 20. Then t is equal to 20 into log 2 year. तो ये क्या हो गया, पूरे 1000 के 2000 होने में कितना वक्त लगेगा, तो t इज इक्वल टू 20 इंटू लॉग 2 बेस e, इतना वक्त लगने वाला है, इतने ईयर में हमारे रुपीस जो है वो कितने होने वाले हैं, डबल। ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, अगले सम की बात करता हूं। चलो अगला कौन सा सम, तो एग्जाम्पल तो खत्म हो चुके हैं, बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4। ओके, एक्सरसाइज नंबर 9.4 की बात करने वाला हूं। देखो यहां चलो बच्चों, अब बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 9.4, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिए है और हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। ओके, 9.4 का फर्स्ट सम क्या है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, dy by dx is equal to 1 minus cos x अपन 1 plus cos x, बहुत ही इजी सम है,
1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। डिवाइड बाय dx। यहां पे देखो बच्चों, सिर्फ हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन, इसमें कोई इनिशियल कंडीशन दी हुई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तो बात होने वाली नहीं है। ओके, चलो लिखता हूं मैं हियर डिवाइड बाय dx इज इक्वल 1 माइनस कॉस x अपन 1 प्लस कॉस x। 1 माइनस कॉस x अपन 1 प्लस कॉस x क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। शायद ये फॉर्मूला है, आपको शायद याद हो, 11th में आ चुका है। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 याद करो, 1 माइनस कॉस। तो अगर हम बात करें 1 माइनस कॉस, तो ये फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और डिनोमिनेटर में है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 चला जाएगा sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है ये। ओके, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ये tan स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला है। अगर याद नहीं है तो देखो यहाँ पे dy बाई dx, तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इन डिनोमिनेटर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कर, then we get dy by dx is equal to tan स्क्वायर x by 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म मिल गई, वो है x की, तो dx को इस साइड पे ले जाता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा dy is equal to tan स्क्वायर x by 2 into dx। dy is equal to क्या मिल गया, tan स्क्वायर x by 2 into dx। now taking integration both side, then integration dy is equal to integration tan स्क्वायर x by 2 dx। अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y। लेकिन tan स्क्वायर x by 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो tan स्क्वायर हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं 10th में। पहली आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और सेकंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तीसरी थी cos x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर का यूज करने वाला है। तो tan स्क्वायर मतलब क्या हुआ, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एंगल माइनस 1 dx। अब बहुत ही इजी, 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, sec स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन होगा tan x by 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 by 2, और 1 है उसका इंटीग्रेशन x प्लस। नाउ टू टेक इन न्यूमरेटर, then we get our final general solution is y tan x by y is equal to 2 times tan x by 2 minus x plus, which is require general solution। ओके, ये सम हमारा खत्म हो चुका है और बहुत इजी भी है, बहुत ही इजी है। चलो अगला सम, 2 नंबर 9.4 का, 2 नंबर का, वो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। 9.4 ये हो गया आपका होमवर्क। तो उसमें फंक्शन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर है, उसको dy के डिनोमिनेटर में लाना है, तो हो जाएगा dy अपन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, और सामने जो इंटीग्रेशन dx है उसका तो 1 हो, उसका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इस साइड पे क्या होगा, इंटीग्रेशन dy अपन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर 1 अपन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। याद करो कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपन a, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स y अपन a दैट मींस 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई 2 साइन इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c। सिंपल, बहुत ही इजी सम है सेकंड नंबर का।
ओके, अगर साइन इनवर्स को ऑपोजिट साइड पे ले जाते हो तो आंसर मिलेगा y/2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। y/2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अगर 2 को सामने ले जाते हो तो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम है। ओके, सेकंड नंबर का वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। सारे इलस्ट्रेशन एग्जांपल 9.4 के पहले खत्म हो चुके हैं और अगले लेक्चर में हम बात करने वाला है 9.4 के आगे के सम। ये 1 2 खत्म है और तीसरे सम से हम बात करने वाले हैं। लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।